मालूम होते हैं। एक तख्त को पकड़े हुए पीछे की ओर चलते चलते कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। अबे धीरे धीरे चल, तख्त को उधर मोड़ दे, उधर। हाँ बस बस, बिछा दो साहब। और क्या करेगा, परमात्मा की है जब अकल पड़ रही थी तो जरा देर से पहुंचा था क्या? बिछा दो साहब। ये पसीना किस चीज का? हंसता क्यों है? हमने भी जवानी देखी है, हंसते करते थे। कल से उसे नहाता था लोटो की तरह। ये तख्त क्या चीज है, इसे यूं मोड़ दे। हाँ बस बस। और सुन, बहू जी से जरा दरी मांग ले इसके ऊपर बिछाने के लिए, और चद्दर भी जो धोबी के यहाँ से लाई थी। नौकर जाता है। बाबू साहब इस बीच में मेजपोश ठीक करते हैं। एक झाड़न से गुलदस्ते को साफ करते हैं। कुर्सियों पर भी 2-4 हाथ लगाते हैं। सहसा घर की मालकिन प्रेमा आती है। गन्नों में रंग, छोटा कद, चेहरे और आवाज से जाहिर होता है किसी काम में बहुत व्यस्त थी। उनके पीछे पीछे भीगी बिल्ली की तरह नौकर आ रहा है, खाली हाथ। बाबू साहब रामस्वरूप दोनों तरफ देखने लगते हैं। मैं कहती हूँ इस वक्त तुम्हें धोती की क्या जरूरत पड़ गई? तो वैसे ही जल्दी जल्दी में धोती? हाँ, अभी तो बदल कर आए थे और फिर ना जाने किस लिए। लेकिन तुमसे धोती मांगी किसने? यही तो कह रहा था रतन। क्या बे रतन, तेरे कान में डांट लगी है क्या? मैंने तुझे धोती लाने के लिए, मैंने तुझे चद्दर लाने के लिए कहा था, धोती नहीं। अच्छा जा, पूजा वाली कोठरी में लकड़ी के बक्से ऊपर धुले कपड़े पड़े हैं ना, उन्हीं में से चद्दर उठा ला। और दरी? दरी यहीं तो रखी है कोने में, वो तो पड़ी है। दरी उठाते हुए और बीबी जी के कमरे से हारमोनियम भी लेके आ, जल्दी जा। रतन जाता है। पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं। लेकिन वो तुम्हारी बेटी तो मुंह फुलाए पड़ी है। मुंह फुलाए? और तुम उसकी माँ किस मर्ज की दवा हो? जैसे तैसे करके तो वो लोग पकड़ में आए हैं। अब तुम्हारी बेवकूफी के कारण मेरी सारी मेहनत बर्बाद जाए तो इसमें मुझे मत कुछ रहना। तो मैं ही क्या करूँ, सारे जतन करके तो हार गई। तुमने तो उसे पढ़ा लिखा कर सर पर चढ़ा रखा है। मेरी समझ में तो पढ़ाई लिखाई के जंजर आते नहीं। अपना जमाना अच्छा था, आई पढ़ ली, गिनती सीख ली, बहुत था तो श्री सुबोधनी पढ़ ली। श्री सुबोधनी में ऐसी ऐसी बातें लिखी है, ऐसी बातें कि तुम्हारी BA MA की पढ़ाई होगी। आजकल के तो लक्षणीय लोग है। ग्रामोफोन बाजा होता है ना, क्यों? 2 तरह का होता है। एक तो आदमी को बनाया हुआ, एक बार चलाकर जब चाहे तब रोक लो, और दूसरा परमात्मा का बनाया हुआ। रिकॉर्ड एक बार चढ़ा दो तो रुकने का नाम नहीं। और तो भी तुम्हें तो टोली सूती रहती, वो तो होता नहीं। अपनी उसूमा को राह पर लाते। अब देरी कितनी रहेगी उन लोगों के आने में? तो क्या हुआ? तुम्ही ने तो कहा था कि जरा ठीक ठाक कर नीचे लाना। आजकल तो लड़की कितनी ही सुंदर क्यों ना, बिना टीम टाम के भला कौन पूछता है। इसी मारे मैंने पाउडर वाउडर सब उसके मुंह के सामने रखा है, पर उसे तो ना जाने किस जमाने की नफरत है इन चीजों से। मेरा कहना था कि मुंह में आंचल लपेट कर लेट गई। भाई मैं बाज आ गई तुम्हारी इस लड़की से। ना जाने कैसा दिमाग है, वरना आजकल की लड़कियों के कारण तो पाउडर का बार चलता है। अरे मैंने तो पहले ही कहा था, इंटरेस्ट ही पास करा देते तो अब लड़की अपने हाथ रहती, इतनी परेशानी ना उठानी पड़ती। पर तुम तो चुप चुप, तुम्हें कतई अपनी जुबान पर काबू नहीं है। कल ही बता दिया था कि उन लोगों के सामने जिक्र और ढंग से होगा, पर मगर तुम तो अभी से सब कुछ उगल देती हो। उनके जाने तक ना जाने क्या हाल होगा। अच्छा बाबा, मैं ना बोलूंगी, जैसी तुम्हारी मर्जी, बस मुझे मेरा काम बता दो। तो उमा को जैसे तैसे तैयार कर लो, ना सही पाउडर। वैसे कौन बुरी है, पान लेकर भेज देना उसे। और नाश्ता तो तैयार है ना? नाश्ता तो तैयार है, मिठाई तो वे लोग ज्यादा खाएंगे नहीं, कुछ नमकीन चीजें बना दी है, फल रखे है ही, चाहे तैयार है, और टोस्ट भी। मगर हाँ, मक्खन तो आया ही नहीं। क्या कहा? मक्खन नहीं आया? तुम्हें भी किस वक्त याद आई है? जानती हो कि मक्खन वाली की दुकान दूर है, पर तुम्हें तो ठीक वक्त पर कोई बात सूझती नहीं। अब बताओ, रतन मक्खन लाए कि यहाँ का काम करे? दफ्तर की चपरासी से कहा था आने के लिए, 100 नखरों हमारे। यहाँ का काम कौन ज्यादा है, कमरा सब ठीक ठाक है, बासी तारा ही गया। नाश्ता यहाँ बराबर वाले कमरे में ट्रे में रखा है, तो तुम्हें पकड़ा दूंगी, एक चीज खुद ले आना। इतनी देर में रतन मक्खन ले ही आएगा, 2 आदमी ही तो हैं। हाँ, एक तो बाबू गोपाल प्रसाद और दूसरा खुद लड़का है। देखो, उमा से कह देना कि जरा करीने से आए, मतलब जरा ऐसे ही है। गुस्सा तो मुझे बहुत आता है इनके देखिए नूसी ख्यालों पर खुद पढ़े लिखे हैं, वकील है साहब, सोसाइटियों में जाते हैं, मगर लड़की चाहते हैं ऐसी की ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो। और लड़का? बताया तो था तुम्हें, बाप से रहते सवा, बेटा सवा से। BSc के बाद लखनऊ में ही पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। कहते कि शादी का सवाल दूसरा है, तालीम का दूसरा। क्या करूँ, मजबूरी है। मतलब अपना है, वरना इन लड़कों के और उनके बापों को ऐसी खोरी खोरी सुनाता कि ये भी। बाबूजी क्या है? कोई आते हैं? दरवाजे के बाहर झांककर जल्दी मुंह अंदर करते हुए। अरे ए प्रेमा, वे भी आ गए।
अरे तू यही खड़ा है बेवकूफ कहीं का। गया नहीं अभी मक्खन लाने, सब चौपट कर दिया। उधर से नहीं, अंदर के दरवाजे से जा। नौकर अंदर आता है। और तुम जल्दी करो प्रेमा, प्रेमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी। मैं जल्दी से अंदर की तरफ आती हूँ। ये बाजा में नीचे रख गया कमबख्त। तुम जाओ, मैं रख देता हूँ, जल्दी। प्रेमा जाती है। बाबूराम स्वरूप बाजा उठाकर रखते हैं। किवाड़ा पटकता है। आइए। बाबू गोपाल के साथ और उनके लड़के शंकर का आना आंखों से तो अनोख की दवाई टपकती है। आवाज से मालूम होता है कि काफी अनुभवी और फितरती भाषे हैं। उनका लड़का कुछ 30 निपोड़ने वाले नौजवानों में से है। आवाज पतली है और किसी हाथ से झुकी कमर उनकी खासियत है। इधर तशरीफ लाइए, इधर। बाबू गोपाल के साथ बैठते हैं मगर देख गिर पड़ती है। ये बेच लाइए, मुझे दे दीजिए। कोने में रख देते हैं। सब बैठते हैं। मकान ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, तांगे वाला जानता था और हमें तो यहाँ आना ही था। रास्ता कैसे नहीं मिलता। ये तो आपकी बड़ी मेहरबानी है, मैंने आपको तकलीफ तो दी। अरे नहीं साहब, जैसा मेरा काम वैसा आपका काम। आखिर लड़के की शादी ही करानी थी। कहीं बल्कि यूँ कही कि मैंने आपको खासी परेशानी दे दी। ये लीजिए। आप तो मुझे कांटों में घसीटने लगे, हम तो आपके सेवक हैं। और कहिए बाबू, शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां हैं? जी कॉलेज की तो छुट्टियाँ नहीं थी, बस वीकेंड में चला है। आपके कोर्स खत्म होने में तो अब साल भर रहा होगा। जी यही कोई साल 2 साल। साल 2 साल? जी 1 आध साल का मर्जी न। बात यह है साहब कि यह शंकर एक साथ बीमार हो गया था। क्या बताएं, इन लड़कों को इसी उम्र में सारी बीमारियां सताती रहती है। एक हमारा जमाना था, दर्जनों कचौड़ियाँ उड़ा जाते थे और उसके बाद जब खाना खाने बैठते तो वैसी की वैसी ही भूख। कचौड़ियाँ भी तो उस जमाने की पैसे में 2 आती थी। जनाब यहाँ आता कि 4 पैसे की ढेर सी बनाई आती थी और अकेले दो आने की हजम करने की भी ताकत थी अकेले। और अब तो बहुत तरह के खेल वगैरह भी आ चुके हैं। उस समय ना तो कोई वॉलीबॉल खेलता था, ना टेनिस, ना बैडमिंटन, बस यही कुछ लोग हॉकी या क्रिकेट खेला करते थे। मगर मजाल की कोई कह दे कि लड़का कमजोर है। शंकर आराम से रोज फीसे नहीं पहुंचते। जी हाँ, जी हाँ, उस जमाने की तो बात ही दूसरी थी। और पढ़ाई का क्या हाल था कि एक बार कुश्ती पर बैठ गए कि 12 घंटे की सेटिंग। जनाब 12 घंटे। मैं सच कहता हूँ, उस जमाने का मैट्रिक पास ऐसी फराटी की अंग्रेजी लिखता था कि आजकल के बीए भी मुकाबला नहीं कर सकते। जी हाँ, जी हाँ। माफ कीजिएगा बाबूराम स्वरूप, उस जमाने की बातें याद आती है तो अपने दिल को जब्त करना मुश्किल हो जाता है। वह तो रंगीन जमाना था, रंगीन जमाना। अच्छा तो बिजनेस की बात कर ले। बिजनेस? अच्छा अच्छा, लेकिन जरा नाश्ता तो कर लीजिए। ये सब आप क्या तकलीफ करते हैं? तकलीफ किस बात का? ये तो हमारी बड़ी तकदीर है कि आप हमारे यहाँ तशरीफ लाए, वरना मैं किस काबिल हूँ। माफ कीजिएगा, जरा अभी हाजिर हुआ। अंदर जाते हैं। आदमी तो भला मकान उकान है, हैसियत भी बुरी मालूम नहीं होती। आखिर देखे लड़की कैसी है। जी क्या हुआ? कुछ नहीं। झुक कर क्यों बैठे हो? कमर सीधी करके बैठो। शादी तय करने आए हो। तुम्हारे दोस्त ही कहते थे कि शंकर की बैकबोन। इतने में बाबू राम स्वरूप आते हैं, हाथ में चाय की ट्रे लिए हुए मेज पे रख देते हैं। आखिर अब माने नहीं, चाय प्याले में डालते हुए। आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? नहीं नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दे दीजिए और चीनी थोड़ी ज्यादा डालेगा। वो क्या है ना, मुझे आजकल का ये फैशन पसंद ही नहीं। पहले से चाय में पानी तक काफी डाला होता है और चीनी नाम की डाली जाए तो जायका क्या रहेगा? कहते तो आप सही है। सुना है सरकार ज्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। सरकार जो चाहे सो कर ले, पर सरकार को अगर आमदनी बढ़ानी है तो सरकार को बस एक टैक्स लगाना चाहिए। मैं क्या? खूबसूरती का टैक्स। मजाक नहीं साहब, यह एक ऐसा टैक्स है जनाब की देने वाला चूं भी ना कर सके। बस शर्त यह है कि हर एक औरत पर छोड़ दिया जाए कि वह अपनी खूबसूरती के स्टैंडर्ड के माफिक अपने ऊपर टैक्स तय कर ले। फिर देखिए आमदनी कैसे नहीं बढ़ती। वाह वाह, खूब सोचा आपने। वाकई आजकल की ये खूबसूरती का सवाल भी बेडब हो गया है। हम लोगों के जमाने में तो ये कभी उठा भी नहीं था। कभी गोपाल प्रसाद की तरफ बढ़ाते हैं। कभी नहीं साहब, कभी नहीं। आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? किस मामले में?
ये कि शादी करने में खूबसूरती का किस्सा यह कितना बात होना चाहिए? दूसरी है बाबूराव स्वरूप। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि लड़की का खूबसूरत होना अनिवार्य है। वो क्या है ना, आप और हमें तो मान जाएंगे, लेकिन जो घर की औरतें होती है वह नहीं मानेंगी। जी हाँ, वह तो आप अभी देख लीजिएगा। देखना क्या, जब आपसे इतनी बातचीत हो चुकी है तो इसे रस्म ही समझ लीजिए। ये तो आपका मेरे ऊपर भारी एहसान है। और जायका तो मिल ही गया होगा। जी, जायचे का मिलना क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिल जाएगा। यह ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक। लेकिन हाँ, यह जो मेरे कानों में भनक पड़ी है यह तो गलत है ना। क्या? यही पढ़ाई लिखाई के बारे में। जी हाँ, साफ बात है, हमें ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की चाहिए नहीं। मेम साहब तो रखनी ही नहीं। कौन भुगतेगा इनके नखरों को, बस हद से हद तक मैट्रिक पास होनी चाहिए। जी हाँ, कोई नौकरी तो करानी नहीं। नौकरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। और क्या साहब, देखिए कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि अगर आपने अपने लड़के को बीए तक पढ़ाया है तो लड़कियां तो बहुएं भी ग्रेजुएट कीजिए। भला पूछिए नकल के ठेकेदार से, क्या लड़कों और लड़कियों की पढ़ाई एक बात है? अरे मर्दों का तो काम ही होता है पढ़ना। अगर लड़कियां भी यही करने लगी, अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगी, पॉलिटिक्स वगैरह पे बहस करने लगी, तब तो हो चुकी गृहस्थी। जनाब, मोर के पंख होते हैं, मोरनी के नहीं। शेर के बाल होते हैं, शेरनी के नहीं। जी हाँ, और मर्द की दाढ़ी होती है, औरत की नहीं। वह भी सही है। कहने का मतलब यह है कि कुछ बातें दुनिया में ऐसी है जो सिर्फ मर्दों के लिए है। ऊंची तालीम ही इन चीजों में से एक है। चाय और लीजिए। धन्यवाद, पी चुका। आप बस साहब, अब तो खत्म कीजिए। आपने तो कुछ खाया ही नहीं, चाय के साथ टोस्ट नहीं थे, क्या बताए वे मक्खन। नाश्ता ही तो करना था साहब, कोई पेट तो भरना नहीं था। और फिर मैं टोस्ट वोस्ट खाता नहीं। मेज को एक तरफ सरका देते हैं, फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुंह कर जरा जोर से। अरे जरा पान भिजवा देना, सिगरेट मंगवाऊं? जी नहीं। पान की तस्करी हाथों में लिए उमा आती है, सादगी के कपड़े, गर्दन झुकी हुई। बाबू गोपाल प्रसाद आंखें गड़ाकर और शंकर आंखें छिपाकर उसे ताक रहे हैं। ये आपकी लड़की है। लाओ बेटी, पान मुझे दे दो। उमा पान की तस्करी अपने पिता को देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर को उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सोने के रिम वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटे चौंक उठते हैं। चश्मा? जी, वह पिछले महीने में इसकी आंखें दुखने आ गई थी, तो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। पढ़ाई विढ़ाई की वजह से तो नहीं है ये? नहीं साहिब, वह तो मैंने अर्ज किया ना। बैठो बेटी। वहाँ बैठ जाऊँ माँ, उस तख्त पर, वाजे के पास। चाल में तो कुछ खराबी नहीं, चेहरे पर भी छवि है। बेटी, कुछ गाना बजाना सीखा है? जी हाँ, सितार भी। सुनाओ तो उमा एक आध गीत सितार के साथ। उमा सितार गाती है। थोड़ी देर बाद मीरा का मशहूर गीत मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई गाना शुरू कर देती है। सबसे जाहिर होता है कि गाने का अच्छा ज्ञान है। उसके स्वर से तल्लीनता आ रही जाती है। यह देखिए उसका मसलक उठ जाता है। क्यों, क्या हुआ उमा? गाने को पूरा करो उमा। नहीं साहब, काफी है। लड़की आपका अच्छा गाती है। उमा सितार रखकर अंदर जाने को उठती है। अभी ठहरो बेटी। थोड़ा और बैठी रहो उमा। तो तुमने पेंटिंग दी? हाँ, वह तो मैं आपको बताना ही भूल गया। ये जो तस्वीर टंगी हुई है, कुत्ते वाली, इसने खींची है और वह दीवार पे। यह तो बहुत अच्छा है। और सिलाई वगैरह? सिलाई तो सारे घर की यही करती है, यहाँ तक कि मेरी कमीजें भी। ठीक, लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम विनाम भी जीते हैं? रामस्वरूप इशारे के लिए हंसते हैं, लेकिन उमा चुप है, उसी तरह गर्दन झुकाए। गोपाल प्रसाद अधीर हो उठते हैं और रामस्वरूप सब पकाते हैं। जवाब दो उमा। जरा शर्माती है। इनाम तो इसने। जरा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए। उमा देखो, अब क्या कह रहे हैं, जवाब दो ना। क्या जवाब दूं बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है तो दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है। पसंद आई तो अच्छा है, वरना। शंकर खड़े हो जाते हैं। उमा,
अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी, ये तो माशे मेरे खरीदार बनकर आए हैं। इनसे जरा पूछिए कि लड़कियों के दिल नहीं होता क्या, उनको चोट नहीं लगती क्या, बेबस भेड़ बकरियां जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल कर। ताव में आकर बाबू राम स्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया है। जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो साहबजादे से पूछे कि अपने पिछले फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल में इधर गिधर क्यों घूम रहे थे और वहाँ से कैसे भगा गए थे। बाबूजी चलिए। लड़कियों के हॉस्टल में? क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? जी हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने BA पास किया है और कोई पाप नहीं किया और कोई चोरी नहीं की और आपके पुत्र की तरह इधर टांग जाग कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों पकड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। बस सोचो का बाबू राम स्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया है। आपकी लड़की BA पढ़ी है, लेकिन आपने मुझसे कहा था सिर्फ मैट्रिक तक पास है। लाइए मेरी छड़ी कहाँ है। मैं चलता हूँ BA पास। उफ, गजब हो जाता, झूठ का भी कुछ ठिकाना नहीं। आओ बेटे चलो। दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। जी हाँ, जाइए, जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर अपना यह पता लगाइए कि आपके बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या यानी बैकबोन। बाबू गोपाल साहब के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है और उनके लड़के के हिलासों पर। दोनों बाहर चले जाते हैं। बाबू राम स्वरूप कुर्सी पर धम से बैठ जाते हैं। उमा सहजा चुप हो जाती है। प्रेमा का घबराहट की हालत में आना। उमा रो रही है। यह सुनकर राम स्वरूप खड़े होते हैं। रतन आता है। बाबूजी मक्खन। सब रतन की तरफ देखते हैं और पर्दा गिरता है।